हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या कवर करेंगे बेटे? इसमें कवर करेंगे हम लोग जे एडवांस के लिए, जे मेंस के लिए और नीट 2022 के लिए, ठीक। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनका भी पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आपको डरना एकदम नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। बट आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स का डेली रिवीजन करना पड़ेगा। नोट्स का डेली रिवीजन करना पड़ेगा। पहला काम ये हो गया आपका। दूसरा काम आपको जो बुक लगानी है बेटा, जो बुक पढ़ना है, रीड करना है, वो है NCERT, ठीक। और क्वेश्चन करना है अगर आपको, तो क्वेश्चन तो हम बहुत ज़्यादा ही करवाएंगे, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटे। बट आपको क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर ले लेना है, ठीक। प्रीवियस ईयर, नीट के लिए प्रीवियस ईयर ले लीजिए आप लोग। और एडवांस का जो आता है, जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए आप लोग। और जो जेई मेंस के लिए आता है, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ले लीजिए, ठीक है। आपको नोट्स डेली पढ़ना है, नोट्स बनाना है प्रॉपरली, क्योंकि प्रॉपरली हम चीज़ें वन बाई वन चीज़ें पढ़ाएंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक। और आपको डरना एकदम नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम सिंपल बना देंगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम डरने की बात नहीं है। आपको बुक रीड करना है NCERT, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक। बस इतने काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक में डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। सबसे पहले आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे हम लोग। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 है हमारा आइसोमेरिज्म, ठीक। चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट चैप्टर है IPAC, जो कि हम बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को। हो सकता है कुछ बच्चों को आता भी हो। ये हमारा पहला चैप्टर है। कोई भी चीज़ आपका ऑर्गेनिक में छूटेगा नहीं बेटा। तो आपका चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद GOC पढ़ाएंगे, देन IPAC पढ़ाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो कमेंट करके बताएं, तो हम जल्दी ही शुरू कर देंगे IPAC भी। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें आइसोमेरिज्म में। तो बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेचर में ऐसा कुछ दिखा होगा, इसलिए हमको आइसोमेरिज्म पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो इसको क्या बेटा, अब आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं देता हूँ आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारा C2H6O, ठीक। और हम आपसे पूछते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर बना के बताइए। तो आप में से किसी ने इसका स्ट्रक्चर बनाया? CH3 CH2 OH। देखिए किसी एक बच्चे ने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया, ठीक। अब आप इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन हैं। और 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है इसमें भी, और 1 ऑक्सीजन है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है, यानी कि सेम है। किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया और किसी बच्चे ने क्या किया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। तो देखिए कैसे बनाया। किसी ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को बीच में रख दिया। तो देखिए कहीं पे गलत है बेटा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाया है। देखिए कैसे, यहाँ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया इस तरीके से, ठीक। तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, देखिए 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक। तो गलत कहीं भी नहीं है। लेकिन 2 लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों बनाया? और इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में
कॉमन क्या है, ठीक। तो जब साइंटिस्टों के सामने ये प्रॉब्लम आई बेटा कि दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, और अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि अल्कोहल में पाया जाता है, ठीक। और ये हमारा बेटा जो ग्रुप है इसको बोलते हैं ईथर, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर। अब अल्कोहल और ईथर में अंतर तो आपको मिलेगा, दोनों स्ट्रक्चर अगर हमारे अलग अलग हैं तो दोनों स्ट्रक्चर में बेटा एक अल्कोहल है एक ईथर है, तो अल्कोहल और ईथर में डिफरेंस क्या है, दोनों का अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जो अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो ईथर का नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल देखिए, अगर अल्कोहल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। तो यही एक डिफरेंस हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसी तरीके से अल्कोहल अलग रिएक्शन शो करता है, ईथर अलग रिएक्शन शो करता है। तो दोनों में बेटा, दोनों में अल्कोहल में और ईथर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। तो अब हम इनके बीच में रिलेशन क्या बताएं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने एक प्रॉब्लम थी बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, साइंटिस्टों ने एक नाम दिया बेटा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर बने, एक स्ट्रक्चर बना CH3CH2OH जो कि हमारा अल्कोहल था, ठीक। और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बना बेटा CH3OCH3 जो कि हमारा ईथर था। इन दोनों को बोलेंगे बेटा आइसोमर्स, आइसोमर्स। साइंटिस्टों ने इनको नाम दिया आइसोमर्स। और ये जो घटना घटी बेटा, ये जो फेनोमेना हुआ, जो फेनोमेना हुआ, इस फेनोमेना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब इन दोनों को आपस में बोलेंगे आइसोमर्स और इस घटना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर इसका डिफिनीशन नोट कराते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन नोट करिएगा आप लोग। क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए बेटे। इस पे ध्यान दीजिएगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए, ठीक। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर in at least one of the physical or chemical properties, one of the physical or chemical properties molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in at least one of the physical or chemical properties are called isomers. And phenomena are called isomerism. ठीक। तो हमने अभी आपको बोला था बेटा सेम मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा बेटा CH4, ध्यान दीजिएगा, CH3D, CH2D, CHD, यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ पे CH2D2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CHD3 और CD4।
अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से सब जगह पे, देखिए। बट क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर कर रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। डिफर क्या कर रहा है? इन सब में डिफर कर रहा है बेटे मॉलिक्यूलर वेट का। ये सब का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट हुआ, क्योंकि ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है बेटे, 1H1 होता है, और ड्यूटेरियम होता है 1D। ड्यूटेरियम क्या होता है? 1H2 होता है ना, इसी को ड्यूटेरियम बोलते हैं ना। और ट्राइटियम क्या होता है? 1H3 होता है, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, यानी कि सबका मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा अगर ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हैं तो। यानी कि बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफर कर रहा है, इसका मतलब ये आइसोमर्स नहीं होंगे। तो ये फिर क्या होंगे? दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। इनको बोलेंगे बेटा आइसोटोपिक आइसोमर्स, इनका स्पेशल नाम होगा आइसोटोपिक आइसोमर्स। इसका एक एग्जांपल और देखिएगा आप लोग, जैसे ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे O16 हमने रख दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O18 टाइप का है। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 वाला है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। तो दोनों क्या हैं आपस में? आइसोटोपिक आइसोमर्स हैं, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइसोमेरिज्म को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको। एक तो हमारा होता है पहला पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक। पहला हमारा होता है स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारा होता है बेटा स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, और उसके बाद यानी कि इसको जीआई बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं ओआई, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ये सब क्या होता है हम लोग धीरे धीरे आगे सारी चीज़ें सीखेंगे, सारी बातें। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटे? सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। ये होता क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, कोई कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। दो कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तभी कहलाएंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, और डिफर किस में करें? बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफर इन स्ट्रक्चर। दो कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तभी कहलाएंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट वो डिफर करें किसमें? स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है बेटा? कनेक्शन ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ एटम, कनेक्शन ऑफ एटम। देखिएगा इसको ध्यान से, कनेक्शन ऑफ एटम क्या होता है। जैसे हमने ABC बॉन्डेड टू D बॉन्डेड टू E, ये एक स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें बेटे, तो B से कौन सा एटम बॉन्ड कर रहा है? C। B से जुड़ा हुआ एटम है A और C, ठीक। अब दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, मान लीजिए स्ट्रक्चर बदल गया, ये स्ट्रक्चर हो गया,
अब यहाँ पे बेटा बी से क्या बॉन्ड कर रहा है, क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों में स्ट्रक्चर में डिफर कर रहा है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो इन दोनों को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी एसआई। ठीक, इसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए बेटा, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, हमने केवल स्केलेटन ड्रॉ किया है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है 4 कार्बन का। अगर इसको बेटा ऐसे भी ड्रा किया जा सकता है, देखिए इस CH3 को यहाँ, ये CH3 ही तो है, इस CH3 को यहाँ लगा दीजिए बीच में, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, देखिए इसमें जो चैन है वो 3 कार्बन का है, इसमें 4 कार्बन का, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है वो केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल और देखते हैं बेटे। जैसे हमें दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, जो कि सबसे पहले ही हमने देखा था चैप्टर की शुरुआत में ही। तो इसका 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था ना बेटे। एक स्ट्रक्चर हमारा जो कि अल्कोहल बना था CH3CH2OH, और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बना था CH3OCH3। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है। इसको बोलेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और इस फेनोमेना को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 6 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा चैन आइसोमेरिज्म, देन पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिंग चैन आइसोमेरिज्म, देन हम लोग पढ़ेंगे बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म, देन हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाटोमेरिज्म सबसे लास्ट में। ठीक, तो हम लोग 6 पार्ट में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। 6 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, चैन, पोजीशन, रिंग चैन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ठीक, तो इतना नोट करिए, फिर शुरू करते हैं हम लोग चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो बच्चों हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे चैन आइसोमर्स क्या होता है। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक होता है। तो डिफिनीशन देखिएगा इसकी, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट but differ in the carbon linkage, differ in the carbon linkage or carbon skeleton, in the molecule। कहने का क्या मतलब हो बेटा कि 2 मॉलिक्यूल्स चैन आइसोमर्स तभी होंगे जब उनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट हो, और डिफर क्या करें उनमें कार्बन लिंकेज,
या कार्बन कार्बन स्केलेटन डिफर करे। तो इसको समझते हैं। बेसिकली कहने का मतलब इसका हुआ कि बेसिकली टू चैन आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चैन। कहने का क्या मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स चैन आइसोमर्स तभी होंगे जब उनमें अलग अलग प्रिंसिपल कार्बन चैन हो, ठीक। या कहने का मतलब कार्बन कार्बन लिंकेज या कार्बन कार्बन स्केलेटन अलग अलग हो, या कहने का मतलब हो गया बेटा कि अलग अलग प्रिंसिपल कार्बन चैन हो, यानी कि दो चैन आइसोमर्स डिफर करने चाहिए नेचर ऑफ कार्बन चैन में। नेचर ऑफ कार्बन चैन का मतलब हुआ प्रिंसिपल कार्बन चैन डिफर करना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। डेफिनीशन नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया होगा तो मिटा देते हैं। हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अगर एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। CH4 तो चैन आइसोमर्स नहीं शो करेगा, सीधा CH4 हो जाएगा। दो कार्बन पे CH3 क्या ये चैन आइसोमर्स शो करेगा? नहीं करेगा, इसका अलग कोई दूसरा पार्ट नहीं बन सकता है। और तीन कार्बन का अगर है तो क्या इसका चैन आइसोमर्स बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगर चार कार्बन का है बेटा तो एक तो ये बन जाएगा, दूसरा इसका बन जाएगा, इस कार्बन को यहाँ पे लगा दीजिए। यानी कि अगर आप नंबरिंग करते हैं तो इसका प्रिंसिपल कार्बन चैन ये चार कार्बन का होगा और इसका प्रिंसिपल कार्बन चैन तीन कार्बन का होगा। यानी कि इनमें डिफर क्या कर रहा है बेटा, नेचर ऑफ कार्बन चैन अलग अलग है, यानी कि नेचर ऑफ कार्बन चैन डिफर कर रहा है दोनों में। यानी कि ये नेचर ऑफ कार्बन चैन डिफर कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में चैन आइसोमर्स हैं। या पांच कार्बन पे अगर हम जाते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ये पांच कार्बन का हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इस CH3 को क्या करिए, यहाँ पे लगा दीजिए। तो दूसरा हमारा क्या बन जाएगा बेटा, आइसोमर्स। ये दोनों में देखिए अंतर है कि नहीं, ये पांच कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चैन है, ये हमारा चार कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चैन हो जाएगा। और इसका एक तीसरा आइसोमर्स भी बना सकते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। इस CH3 को यहाँ पे लगा दीजिए, ये तीन कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चैन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर पांच कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, तो उसके तीन चैन आइसोमर्स होंगे, तीन आइसोमर्स होंगे और तीनों चैन आइसोमर्स होंगे आपस में। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर 6 कार्बन का एल्केन है तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 6 कार्बन का हो गया, ठीक, 3 और 3 6। इसका दूसरा क्या बन सकता है, इस मिथाइल को यहाँ लगा दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगला क्या बन सकता है, इस मिथाइल को यहाँ लगा दीजिए या इसको यहाँ लगा दीजिए बीच में। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, ये यहाँ पे मिथाइल दूसरे पोजीशन पे है, जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा मिथाइल। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करेंगे बेटा तो मिथाइल तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि आइसोमर्स होंगे दोनों। और चौथा इसका बना सकते हैं, इस मिथाइल को निकाल के यहाँ पे लगाइए, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक। या आप इस मिथाइल को निकाल के यहाँ पे लगा दीजिए, इसका अगला आइसोमर्स होगा। यानी कि दोनों मिथाइल एक ही पोजीशन पे लग गए हैं, ठीक। तो इस 6 कार्बन के एल्केन में 5 आइसोमर्स मिले हैं हमें, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए बेटा कि ये दोनों क्या चैन आइसोमर्स हैं। यहाँ भी 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चैन, यहाँ भी 4 कार्बन का, ये दोनों चैन आइसोमर्स नहीं हैं। और ये दोनों
यहाँ भी 5 कार्बन का चैन, प्रिंसिपल कार्बन चैन, यहाँ भी 5 कार्बन का। क्या ये दोनों चैन आइसोमर्स हैं? चैन आइसोमर्स नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ कार्बन चैन सेम है। बट इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेटा, ये 6 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चैन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी चैन आइसोमर्स है, ये भी चैन आइसोमर्स है, ये भी चैन आइसोमर्स है, ये भी चैन आइसोमर्स है। सबका नेचर ऑफ कार्बन चैन डिफर कर रहा है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे चैन आइसोमर्स हैं। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा बेटा, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा चैन है, कौन सा पोजीशन है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, और फार्मूला क्या है कि एवरी कार्बन कार्बन स्केलेटन, एवरी कार्बन कार्बन स्केलेटन प्रोवाइडेड ए स्केलेटन नंबर, प्रोवाइडेड ए स्केलेटन नंबर। अब स्केलेटन नंबर क्या होता है बेटा? स्केलेटन नंबर जो होता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 डिजिट का होता है। स्केलेटन नंबर होता है 2 डिजिट का, 2 डिजिट नंबर होता है, जिसमें मान लीजिए 42 अगर है तो पहला डिजिट बताएगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। पहला डिजिट बताएगा नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और दूसरा डिजिट बताता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग को। ठीक, तो एवरी कार्बन कार्बन स्केलेटन प्रोवाइडेड ए स्केलेटन नंबर। और स्केलेटन नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें पहला डिजिट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और दूसरा डिजिट हमें बताता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा कि फॉर चैन आइसोमेरिज्म, फॉर चैन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म molecule should have different skeleton number। अब 2 चैन आइसोमर्स तभी चैन आइसोमर्स होंगे जब उनका स्केलेटन नंबर अलग अलग होगा। यानी कि फॉर चैन आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल शुड हैव डिफरेंट स्केलेटन नंबर, यानी कि उनका स्केलेटन नंबर अलग अलग होना चाहिए। अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में चैन आइसोमर्स हैं, इसका मतलब दोनों का स्केलेटन नंबर अलग अलग है। ठीक, तो आइए आप स्केलेटन नंबर प्रोवाइड करिए इसका। तो इसमें इसका स्केलेटन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो 6, ब्रांचिंग 0 है तो 6 0। इसका क्या हो जाएगा? 4 2, 4 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और 2 क्या है? ब्रांचिंग, ये भी 4 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम हो गया ना स्केलेटन नंबर, इसीलिए चैन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि चैन आइसोमर्स के लिए स्केलेटन नंबर डिफर करना चाहिए। स्केलेटन नंबर क्या होना चाहिए? डिफर करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, स्केलेटन नंबर क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन और 1 ब्रांचिंग, यानी कि 5 1, और इसमें भी 5 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, 5 1, 1 ब्रांचिंग। तो दोनों का आपको बेटा क्या दिख रहा है? दोनों का स्केलेटन नंबर सेम है, इसीलिए ये चैन आइसोमर्स नहीं होंगे, चैन आइसोमर्स नहीं होंगे। यही चीज़ हमने आपको बताया था कि अगर स्केलेटन नंबर डिफर कर गया तो चैन आइसोमर्स नहीं होंगे। बट होंगे क्या, ये आगे आप लोग सीखेंगे। बट इसके अकॉर्डिंग देखिए सबका स्केलेटन नंबर अलग अलग है। इसका 6 0 है तो, और इसके अकॉर्डिंग सबका स्केलेटन नंबर अलग अलग आपको दिखेगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सारे चैन आइसोमर्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि C6H14 के कितने चैन आइसोमर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है बेटा। इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि इसके 1 2 3 4 5 चैन आइसोमर्स हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों? भी चैन आइसोमर्स सीखा। 2 मॉलिक्यूल्स चैन आइसोमर्स कब होते हैं बेटा? जब उनका प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग हो। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स चैन आइसोमर्स तभी होंगे जब उनमें नेचर ऑफ कार्बन चेन्स क्या हो? डिफर करें। यानी कि दोनों का कार्बन चेन का नेचर डिफर है। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग है, तभी ना तो दोनों चैन आइसोमर्स होंगे।
तो ठीक है, हम लोगों ने चेन आइसोमर सीखा, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके। तो आइए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है इसमें। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन टू शो चेन आइसोमर्स। तो अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए कि एल्केन को, कि वो चेन आइसोमर शो करें। किसको? एल्केन को। एल्केन को मिनिमम कितने कार्बन चाहिए कि वो चेन आइसोमर शो करें। तो देखिएगा 3 कार्बन पे क्या ये चेन आइसोमर शो कर सकता है? इसको निकाल के यहाँ लगाएंगे तो वही चीज़ बन जाएगा। तो 3 कार्बन पे तो नहीं शो करेगा। 4 कार्बन पे देखिए, चेन आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा? नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफर करना चाहिए। कहने का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग होना चाहिए, ठीक। तो 4 कार्बन पे आप ट्राई करिए, तो इसको निकाल के यहाँ पे लगाइए। देखिए दोनों का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग है। ये 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये 3 कार्बन का, यानी कि दोनों चेन आइसोमर्स हैं। यानी कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए एल्केन को चेन आइसोमर शो करने के लिए? ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं, इसका मतलब, क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग हैं। तो यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए एल्केन को चेन आइसोमर शो करने के लिए? 4। आंसर इसका है 4, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है क्या है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू शो चेन आइसोमर्स। यानी कि दूसरा सवाल हमारा है कि आप बताइए बेटा कि एल्कीन को चेन आइसोमर्स शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की ज़रूरत होगी। तो एल्कीन हम बनाते हैं, 3 कार्बन पे तो होगा नहीं, तो 4 से हम ट्राई करते हैं। तो इसको CH3 को निकाल के अगर यहाँ लगा दें तो कोई दिक्कत होगी? देखिए यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चेन बदल गया, यहाँ भी प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग हो गया। यहाँ 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है, यहाँ 3 कार्बन का, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। यानी कि मिनिमम एल्कीन को चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा सवाल क्या है बेटा? एल्काइन को चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। तो 4 पे तो एल्कीन शो कर रहा था, अगर 4 पे ही हम एल्काइन को शो कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे तो कार्बन 4 बॉन्ड पहले से बनाया है, अगर इसको निकाल के यहाँ लगाएंगे तो कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाएगी, यानी कि 4 पे तो नहीं शो करेगा। तो 5 पे देखते हैं बेटे, 5 कार्बन पे अब इस CH3 को निकाल के यहाँ लगाइए तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देखिए 5 कार्बन पे आराम से कोई भी एल्काइन चेन आइसोमर शो कर सकता है, तो इसका आंसर हुआ 5। यानी कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्काइन टू शो चेन आइसोमर्स इज 5, ठीक। अगला हमारा क्या सवाल है? अगला हमारा सवाल है कि एल्कोहल को चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। यानी कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कोहल टू शो चेन आइसोमर्स। तो एल्कोहल को चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? क्या 4 पे शो कर सकता है? इसको निकाल के यहाँ लगाइए, ये तो सेम ही हो जाएगा। 4 पे ही ट्राई करते हैं हम लोग। 4 पे क्या करेंगे, यहाँ लगा सकते हैं। देखिए अब नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, यहाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक। तो ये 3 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, यानी कि 4 कार्बन चाहिए चेन आइसोमर शो करने के लिए एल्कोहल को मिनिमम। अगला सवाल हमारा एल्डिहाइड को कितने चाहिए? तो ट्राई करते हैं इस पर भी। तो 4 कार्बन से शुरू करते हैं, एक तो हमारा एल्डिहाइड का कार्बन हो जाएगा। देखिए 4 कार्बन पे आराम से कर सकता है बेटा। इस CH3 को निकाल के यहाँ लगा दीजिए आप। देखिए तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 का हो जाएगा, ये 4 का है, ये है। तो यानी कि 4 कार्बन पे एल्डिहाइड चेन आइसोमर शो कर सकता है। यानी कि एल्डिहाइड को चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की ज़रूरत है? 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इतना नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। तो इतना पढ़िए, तो इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक।
तो अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक, अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, चेन आइसोमर्स क्या होता है। चेन आइसोमर्स हमने सीखा कि नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफर करना चाहिए। दो मॉलिक्यूल चेन आइसोमर्स तभी होंगे जब उनका नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफर करे। कहने का मतलब कि उनका प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग हो। अब पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है बेटा, पोजीशन आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफिनीशन लिखते चलिएगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, but differ in the position of any atom or any group even मल्टीपल बॉन्ड। क्या डिफर करना चाहिए बेटा, पोजीशन ऑफ एनी एटम या एनी ग्रुप आर इवन मल्टीपल बॉन्ड। पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन डिफर करना चाहिए किसी एटम का या किसी ग्रुप का या किसी मल्टीपल बॉन्ड का। आइए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हमको दिया गया ये दो कंपाउंड्स, आप देख के बताइए क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये क्या है, मेथाइल ग्रुप है दोनों। अब देख के बताइए क्या मेथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पोजीशन क्या था 1 2 3 4, यहाँ पोजीशन क्या है 1 2 3 4 नंबरिंग करने पे। यहाँ पोजीशन है बेटा मेथाइल का 2 2, यहाँ पोजीशन क्या है मेथाइल का 2 3। तो कहने का मतलब क्या चेंज हुआ, मेथाइल का पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 2 3 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, मेथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है। इसका मतलब हुआ ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक, तो पोजीशन आइसोमर्स की डिफिनीशन क्या है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ एनी ग्रुप या एनी एटम आर इवन मल्टीपल बॉन्ड। तो आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पोजीशन आइसोमर्स में बेटा स्केलेटन नंबर सेम होता है। पोजीशन आइसोमर्स हैव या शुड हैव सेम स्केलेटन नंबर। सेम स्केलेटन नंबर आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। स्केलेटन नंबर सेम होता है पोजीशन आइसोमर्स के लिए। स्केलेटन नंबर डिफर किस में करता है, चेन आइसोमर्स में। तो अगला एग्जांपल हमारा है बेटा, देखिएगा ध्यान से। OH ग्रुप यहाँ पे लगा दिए हैं। ये क्या है, ये प्रोपाइल है। अब अल्कोहल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। अभी अल्कोहल ग्रुप कहाँ लगा था नंबरिंग करने पे, फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 पहले नंबर पे आ रहा था। अभी नंबरिंग करेंगे तो कितने पे आ जाएगा 1 2 3, यानी कि अल्कोहल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हुए। ठीक, अगला एग्जांपल देखिएगा आप। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, डबल बॉन्ड बीच में आ गया। यहाँ पे 1 पे था डबल बॉन्ड, नंबरिंग करने पे यहाँ कहाँ आ गया 2 पे। इसका मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ। इसका मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। एक एग्जांपल आप लोग बताइएगा कि ये पोजीशन आइसोमर्स हैं कि चेन आइसोमर्स हैं, देख के बताइएगा। ठीक है, बताइए इसमें बेटा ये चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है। देखने से क्या दिख रहा है आपको। तो हम नंबरिंग करेंगे कहाँ से करेंगे बेटा, 1 2 3 1 2 3। साइनाइड ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए बेटा,
पोजीशन क्या हुआ, साइनाइड ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ, ये 1 पे ये 2 पे, इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स होना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे किए हैं? जिन लोगों को ऐसे लग रहा होगा बेटा वो एकदम गलत है, ठीक है। देखिएगा क्या सही है। जिन लोगों ने इस तरह नंबरिंग किया है बेटा वो एकदम गलत है। आप जब नंबरिंग करेंगे बेटा तो साइनाइड का जो कार्बन है इसको भी तो मेन चेन में लिया जाएगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन में। इसी तरीके से इसका जो साइनाइड का कार्बन है ये भी तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन का। यहाँ पे डिफर क्या कर रहा है दोनों में बेटा, नेचर ऑफ कार्बन चेन। अगर नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफर कर रहा है इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ठीक। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज पोजीशन आइसोमर्स पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमर्स। कहने का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हों कि कोई एल्केन पोजीशन आइसोमर्स शो करे। तो सिंपल सा सवाल है। तो कोई भी एल्केन मान लीजिए अगर 4 कार्बन का बेटा तो क्या पोजीशन आइसोमर्स शो कर सकता है? 4 कार्बन पे एक ही जगह पे पोजीशन रहेगा मिथाइल का। 5 कार्बन पे भी अगर पोजीशन लगाना चाहें तो अगर इस मिथाइल की पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे लेके आएंगे तो भी सेम पोजीशन पे ही रहेगा। नंबरिंग चाहे इधर से करें तब भी वो 2 पे आएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, देखिए देख लीजिए, मान लीजिए ये वाला रख दिए तो भी 2 पे आ जाएगा मिथाइल। तो 5 कार्बन पे भी संभव नहीं है। 6 कार्बन पे देखते हैं, 6 कार्बन पे मिथाइल एक बार यहाँ पे लगा सकते हैं दूसरे नंबर पे, एक बार तीसरे नंबर पे, ठीक। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मिथाइल 3 पे है, यहाँ पे मिथाइल 2 पोजीशन पे है। तो मिथाइल का पोजीशन चेंज हुआ, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए एल्केन को पोजीशन आइसोमर्स शो करने के लिए? 6। इसका आंसर हुआ 6। एल्कीन को कितने चाहिए बच्चों? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा, यही वाला सवाल था। एक बार एल्कीन का पोजीशन 1 पे था, दूसरी बार एल्कीन का पोजीशन आप चेंज करके बीच में कर दीजिए डबल बॉन्ड, तो एल्कीन का पोजीशन चेंज हो गया, यानी कि 4 कार्बन चाहिए। 3 पे संभव नहीं है। एल्काइन का भी 4 चाहिए। सेम एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। देखिए एक बार फर्स्ट पे है एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, अब यहाँ पे एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड को बीच में ला देते हैं, यानी कि पोजीशन चेंज हो गया है। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा आंसर। और एल्कोहल के लिए 3 पे ही, इसका भी एग्जाम्पल हम करा चुके हैं। देखिए यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे लगा दिए तो ये 2 पे आ गया। तो एल्कोहल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एल्कोहल का आंसर हो जाएगा 3 कार्बन चाहिए मिनिमम। एल्डिहाइड का क्या आंसर होगा? इतना नोट करिए फिर एल्डिहाइड कराते हैं। एल्डिहाइड का पोजीशन आइसोमर्स कब शो करेगा बेटा? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए, ठीक है। 5 कार्बन में संभव हो सकता है, 4 पे तो होगा नहीं। 4 पे अगर इसको हटा देते हैं तो इस मिथाइल को यहाँ तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। यहाँ पे लगाएंगे तो 4 1 2 3 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं 4 कार्बन पे भी। 5 कार्बन पे ही बेटा केवल संभव है। देखिए इस मिथाइल को यहाँ लगा दीजिए दूसरे आइसोमर्स में, इस मिथाइल को यहाँ लगा दीजिए। अभी 1 पे 2 पे 3 4 नंबरिंग की 2 पे था मिथाइल, अब 1 2 3 4, अब नंबरिंग करने पे मिथाइल आ गया 3rd पोजीशन पे, यानी कि एल्डिहाइड को ये पोजीशन आइसोमर्स शो करने के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, ठीक। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस सवाल में क्या करना है, आपको बताना है कौन सा चैन है, कौन सा पोजीशन है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देख के बताइए आपको क्या लग रहा होगा। पहले सवाल में, पहला सवाल आप देख के बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन का Cl का पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन, यहाँ पे Cl 1 पे है, यहाँ पे 1 2 2 पे Cl है।
इसका मतलब पहला पोजीशन आइसोमर्स है। दूसरा देख के बताइए। दूसरे में आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन ये मिला, यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है हमारा, यहाँ पे 4 कार्बन का है, यहाँ पे 3 कार्बन का है। इसका मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में अंतर है, यानी कि चेन आइसोमर्स है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन का पीसीसी, यहाँ पे 3 कार्बन का पीसीसी, तो चेन आइसोमर्स है। नेचर ऑफ कार्बन चेन चेंज हुआ, इसका मतलब चेन आइसोमर्स है। यहाँ पे पीसीसी 4 कार्बन का, यहाँ भी 4 कार्बन का। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन का, यहाँ भी 4 कार्बन का। यहाँ पे अल्कोहल का पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, पहले पे अल्कोहल है। यहाँ पे 1 2 पे अल्कोहल है, इसका मतलब अल्कोहल का पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। ईटी का क्या मतलब हुआ बेटा, ईटी का मतलब होगा, ईटी का क्या मतलब होगा, एथाइल ग्रुप। यहाँ पे सी 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 सी। अब देखिए पीसीसी कितने कार्बन का होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 5 कार्बन का हो सकता है ये। यहाँ पे पीसीसी 6 कार्बन का हो सकता है बेटे। देखिए 6 कार्बन का पीसीसी यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन, यहाँ पे 5 कार्बन का, यहाँ पे 6 कार्बन का, इसका मतलब चेन आइसोमर्स। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब 6 और 7 में भी आपको सेम काम करना है बेटा, बताना है पोजीशन है कि चेन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको क्लोरीन का अलग अलग पोजीशन दिख रहा होगा। बेंजीन में नंबरिंग कैसे किया जाता है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो क्लोरीन का पोजीशन है बेटा वो 1 2 है, यहाँ पे है 1 3 है, यहाँ पे 1 4 है, यानी कि क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ठीक, पी का मतलब पोजीशन। एक चीज़ इसमें और देखिएगा बेटा, आर्थो मेटा पैरा किसे बोलते हैं। बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप देखिएगा ध्यान से, बेंजीन पे अगर ये कोई ग्रुप लगा हुआ, मान लीजिए क्लोरीन, इसके रिस्पेक्ट में ये जो दोनों पोजीशन होगा बेटा, ये पहला ये जो पोजीशन, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो दूसरा कार्बन आएगा यहाँ और यहाँ का दोनों तरफ का, इस पोजीशन को बोलेंगे आर्थो पोजीशन। ठीक, और ये जो दूसरा कार्बन आएगा दोनों तरफ, इन दोनों पोजीशन को बोलेंगे बेटा पैरा पोजीशन। ठीक, सॉरी माफ़ करिएगा, मेटा पोजीशन। और ये जो पोजीशन होगा इसको बोलेंगे, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा बेटा, इस पोजीशन को बोलेंगे पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे क्लोरीन किस पोजीशन पे है, आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के। अब देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ये आर्थो है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये आर्थो है बेटा। इसी तरीके से अगर इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी ये मेटा है, ये मेटा है। ठीक, और इसी तरीके से अगर इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी ये पैरा पोजीशन होगा। तो कहने का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, रेफरेंस में ये पैरा क्लोरीन होंगे। ठीक, तो आर्थो मेटा पैरा ये 3 वर्ड है, आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, तो नंबरिंग ऐसे होगा कुछ, ये होगा हमारा पीसीसी, यहाँ भी ये होगा हमारा पीसीसी, 4 कार्बन का ही दिख रहा है हमें पीसीसी। यहाँ पे आपको बेटा क्लोरीन का पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3 पे, यहाँ पे है 1 2 3 4, यानी कि 2 पे क्लोरीन है, तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा नंबर ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इंक्लूडिंग चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा, अगर कोई एल्केन दिया है तो उसके कितने चेन आइसोमर्स उसके कितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2 होता है। ये होता है हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला।
अगर एक एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, CnH2n+1, ठीक, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि एक एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, हटा लिया जाए, तो जो ग्रुप बचेगा उसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक। तो अगर एक कार्बन का एल्केन है तो कितने एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, एक कार्बन पे हमारा बनेगा फार्मूला CH4, तो एक कार्बन पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप बन सकता है, ये CH3 एथाइल ग्रुप। दो कार्बन पे बेटा क्या हो जाएगा, CH3। अब चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकाला जाए या यहाँ से निकाला जाए, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होगा। देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये, जब यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है, आप ध्यान से देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा, दोनों सेम हैं, ठीक है। जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही एल्काइल ग्रुप बनेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर 3 कार्बन का एल्केन है तो हमारा प्रोपेन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम हैं, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, देखिए, और ये हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालना या यहाँ से निकालना एक ही बात है, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2, ठीक। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, नाम याद रखिएगा, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक। जब बीच से निकालते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हमारा होता है बेटा आइसोप्रोपाइल, नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक। तो 3 कार्बन का अगर एल्केन है तो 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा, दूसरा आइसोप्रोपाइल बनेगा। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है ये आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए क्या होता है आइसो बेटा। कोई भी एल्केन का चयन दिया है बेटा, कोई भी एल्केन का चयन इस तरीके से, अगर उस एल्केन के चयन पे सेकेंड कार्बन पे मेथाइल लगा हुआ इस तरीके से, तो इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे आइसो, मतलब आगे उसके लगा देंगे आइसो। अगर सेकेंड कार्बन पे मेथाइल लगा है तो आइसो बोलेंगे। अगर सेकेंड कार्बन पे ही बेटा 2 मेथाइल लग जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे नियो, मतलब ये कुछ भी एल्केन हुआ उसके सामने नियो लग जाएगा, ठीक। तो आइसो नियो क्लियर हो गया होगा। अगर 1 मेथाइल लगा है सेकेंड पोजीशन पे इधर से तो आइसो बोलेंगे, अगर 2 मेथाइल लगा हुआ है देखिए तो उसको नियो बोलेंगे, ठीक। अब सेकेंडरी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी क्या होता है, कोई एल्केन का चयन है, उसके लास्ट कार्बन पे अगर कोई मेथाइल लग जाए लास्ट कार्बन पे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। कुछ भी एल्केन होगा उसके सामने लग जाएगा सेकेंडरी एल्केन, ठीक है। लास्ट कार्बन पे 1 मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर 2 मेथाइल ग्रुप लग गया तो, अगर 2 मेथाइल ग्रुप लग गया लास्ट कार्बन पे बोलेंगे टर्सरी, ठीक है। जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, इसको बोलेंगे टर्सरी हेक्साइल ग्रुप, टर्सरी हेक्साइल ग्रुप, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ठीक है। अगर 4 कार्बन का एल्केन है बेटा तो कितने बनेंगे, कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे। 4 कार्बन पे देखो क्या हो सकता है, एक तो चेन ये हो सकती है, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है 4 कार्बन पे, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक। अब ये मिथाइल यहाँ से हाइड्रोजन निकालना या यहाँ से निकालना एक ही बात है, और यहाँ से निकालना या यहाँ से निकालना एक ही बात है, यानी कि एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से 2 एल्काइल ग्रुप बन गए। कौन कौन से देखिएगा, एक तो हमारा ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। जब यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ हमारा बनेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये बनेगा। ये क्या है बेटा, अभी हमने सिखाया था कि लास्ट कार्बन पे अगर 1 मिथाइल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से 2 एल्काइल ग्रुप बने, ठीक है, एक नॉर्मल ब्यूटाइल दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इस स्ट्रक्चर से देखिएगा बेटा,
इसमें कितने तरीके कार्बन दिख रहे होंगे आपको, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एक ही तरह कार्बन है, और ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, बाकी सारे 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो सेम हाइड्रोजन होगा, चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। तो इन तीनों पोजीशन से कहीं से भी निकालिए आप, तो ये चीज़ हमारा बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, अभी हमने बताया था, आपको सिखाया था कि अगर किसी चैन में, एल्केन के किसी चैन में सेकेंड पोजीशन पे अगर कोई एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको आइसो बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल इसको बोलेंगे, ठीक। अब दूसरा हम बीच से निकाल सकते हैं, बीच से निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये। अब लास्ट कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक। ये चारों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि 4 कार्बन का अगर कोई एल्केन है तो उसके कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। कौन सा, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 5 कार्बन के एल्केन से कितने एल्केन बन सकते हैं, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं बेटा। तो एक तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, एक आइसोमर्स, दूसरा हमारा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो 5 कार्बन के एल्केन से 3 आइसोमर्स बने, ठीक। अब तीनों के हमें अल्काइल ग्रुप बनाने हैं, ठीक। तो पहले स्ट्रक्चर से कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, यहाँ से निकालना या यहाँ से निकालना एक ही बात है, यहाँ से निकालना या यहाँ से निकालना एक ही बात है। अब बीच में एक बचा है तो ये 3, यानी कि पहले स्ट्रक्चर से 3 अल्काइल ग्रुप बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ से, या एक यहाँ से, एक यहाँ से। यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, एक ही बात है। यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों यहाँ से निकालिए तो भी एक ही बात है, मतलब ये तो बीच में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले स्ट्रक्चर में आइए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, एक ही बात है। तो इसको हटा देते हैं, एक यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इससे 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। और थर्ड स्ट्रक्चर से देखिएगा बेटा, यहाँ से तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसकी बैलेंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। और ये सारे कार्बन क्या हैं, सेम कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो आप इन चारों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकालिए, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इससे केवल एक अल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो कहने का मतलब 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो उससे 5 कार्बन का एल्केन है तो उससे कितने बन गए अल्काइल ग्रुप, 4 3 7 1 8 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, 5 कार्बन के एल्केन से 8 अल्काइल ग्रुप बनेगा, और 6 कार्बन का एल्केन होगा तो 17 अल्काइल ग्रुप बनेगा। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, 6 कार्बन तक बस याद रखिए आप, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अभी हमारे रिसेंट नॉलेज पे बेस्ड है ये दोनों क्वेश्चन। अभी जो जस्ट हमने जो पढ़ा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के बारे में, उसी पे बेस्ड ये दोनों सवाल हैं हमारे, ठीक है। तो पहला सवाल है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर पॉसिबल फॉर फार्मूला C5H12O, ठीक है। तो पहला सवाल में आपको क्या करना है, पूछ रहा है इस फार्मूले का कितने आइसोमेरिक एल्कोहल पॉसिबल होगा और कितने आइसोमेरिक ईथर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, C5H12O है, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, C5H12O किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है, इसमें अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2O, ये जनरल फार्मूला दिख रहा है आपको। तो ये क्या होता है, ये तो एल्केन होता है, ठीक है। ये एल्केन आपको दिख रहा होगा। आप क्या करिए, C5H11OH, OH को अलग कर लीजिए। तो ये हमें 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिल गया, ठीक है। अब इस 5 कार्बन के एल्काइल ग्रुप के कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं बेटा। तो अभी हमने सीखा था इसके डिफरेंट 8 एल्काइल ग्रुप बनेंगे। तो इसके डिफरेंट 8 एल्काइल ग्रुप बनेंगे, तो यहाँ पे आप OH जोड़ सकते हैं। जहाँ पे 8 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे तो 8 डिफरेंट एल्कोहल भी बनेंगे, यानी कि 8 एल्कोहल बनेगा। यानी कि डिफरेंट जो एल्काइल ग्रुप बनेगा, आप वहाँ पे जाके OH जोड़ देंगे तो अलग एल्काइल ग्रुप अलग एल्कोहल बन जाएगा। तो कहने का मतलब 8 डिफरेंट एल्कोहल बने, ठीक है। तो अब ईथर्स की बात अगर हम करते हैं तो बीच में ऑक्सीजन रखिए। अब 5 कार्बन है तो 1 कार्बन अगर यहाँ पे रखते हैं, 4 कार्बन यहाँ पे हो जाएगा। अब 4 कार्बन के
एल्काइल से कितने डिफरेंट एल्काइल बनते हैं? 4 डिफरेंट एल्काइल बनते हैं। एक कार्बन पे एक ही बनता है। अब दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे 2 कार्बन रखिए, यहाँ पे 3 कार्बन रखिए। 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप से कितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बनते हैं? 2। अब यहाँ 2 कार्बन से कितने बनते हैं? 2 कार्बन से एक ही बनता है। तो और कोई कंडीशन बन सकता है बेटा? और तो कोई कंडीशन हमें नहीं दिख रहा है। तो डिफरेंट ईथर्स कितने हो जाएंगे? एक तो 4 ये ईथर हो गए और 2 ये हो गए, यानी कि 6 डिफरेंट ईथर बनेंगे। ठीक है, जाहिर है आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगले सवाल में भी आपको यही काम करना है बेटा। आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है यहाँ पे। तो आप एल्डिहाइड पहले अलग कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बना? C4H9 बचा है उस फार्मूले में। देखिए यही तो बचा। ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, जितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बनेंगे उतने ही एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा डिफरेंट। तो 4 कार्बन के एल्काइल ग्रुप पे 4 डिफरेंट एल्डिहाइड बनता है। ठीक, तो इसका मतलब 4 एल्डिहाइड हमें डिफरेंट टाइप का मिला। ठीक, और कीटोन में क्या कंडीशन हो सकता है? कीटोन में एक कार्बन तो निकल गया, हमारे पास 4 कार्बन बचा। तो एक कार्बन इधर रख दीजिए, 3 कार्बन इधर रख दीजिए। अब 3 कार्बन पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि 2 टाइप का कीटो मिला यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यहाँ 2 कार्बन हो जाए, यहाँ 2 कार्बन हो जाए। 2 कार्बन पे तो केवल एक ही एल्काइल ग्रुप मिलता है, तो कहने का मतलब एक ही बना, एक ही डिफरेंट कीटो बना। तो टोटल डिफरेंट कीटो कितने बने? 2 ये, एक ये, 3 डिफरेंट कीटो बने। ठीक, और 4 डिफरेंट एल्डिहाइड बना। ठीक है, तो दोनों सवाल नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब आज हमने जितना पढ़ा है बेटा आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से उनको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? पोजीशन आइसोमर्स और चैन आइसोमर्स। आप क्या करिए, उनको जितने भी एग्जाम्पल हमने चैन और पोजीशन के कराए हैं उनको एक बार फिर से पढ़िएगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। हो सकता है वीडियो आप 2 बार देखिए अगर ना समझ में आए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो बेटा तो लाइक करिए, और जिनको ज़रूरत है बेटा उनके पास शेयर करिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए बेटा। ठीक है, धन्यवाद।